क्या देश के रिटायर्ड जज अब बीजेपी की भाषा खुलकर बोल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यायपालिका की कुर्सी सच में राजनीतिक दबाव में सुरक्षित है, उससे सुरक्षित है, या कहीं ना कहीं कहानी बहुत गहरी है? आज बात एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक ट्रेंड की है। 56 पूर्व जजों ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के समर्थन में बयान जारी किया और विपक्ष को घेरा। जीआर स्वामीनाथन वो जज हैं जो मंदिर दरगाह विवाद को लेकर चर्चा में चल रहे हैं, जिन्हें विपक्ष इम्पीच करना चाहता है। उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विचारधात्मक फैसले, अल्पसंख्यक मामलों में दूसरी ओर झुकाव रखते हैं और ब्राह्मण वकीलों को तरजीह देने के भी आरोप लगाए हैं। कई आरोप लगाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ 56 पूर्व जज कह रहे हैं कि विपक्ष जजों को डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इमरजेंसी तक का उदाहरण दे डाला और कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। मगर असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्यों हर बार रिटायर्ड जजों के बयान उसी भाषा में आते हैं जो सत्ताधारी पार्टी इस्तेमाल करती है? इससे पहले भी 272 एमिनेंट सिटीजन्स ने ओपन लेटर जारी किया था, जिसमें 16 पूर्व जज शामिल थे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी और विपक्ष को घेरा था। तो सवाल यही है, ये ट्रेंड क्या बताता है, क्या कहता है ये ट्रेंड? तो चलिए आज इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है, लेटर लिख के। मुकेश सर, फिर जज आगे उतर आए 56 पूर्व जज, और फिर कि आप लोकतंत्र आपातकाल याद दिला दिया, इमरजेंसी, और कहा कि लोकतंत्र तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा अगर जैसे आप कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप उनके इस ये बयान पर? उतरे नहीं है, उतारे गए हैं। ये बीजेपी हाँ, के टीम के जजेस हैं। ये इस तरह के, अब बीजेपी जब कभी मुसीबत में फंसती है और जो उसके प्रवक्ता काम नहीं कर सकते हैं, तो वो इन प्रवक्ताओं को मैदान में उतार देती है। आपने ठीक ही जिक्र किया कि जब चुनाव आयोग कटघरे में था तो उसको बचाने के लिए 272 लोगों को मैदान में उतारा गया। और आपको याद होगा कि हमने उन 272 के लॉट में जो लोग शामिल थे उनका पोस्टमार्टम किया था, और हमने बताया था कि किस किस तरह के लोग हैं, उनका बीजेपी से, संघ परिवार से क्या रिश्ता है। और अब वो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं। तो एक घनघोर पाखंडी लोग का वो अभियान था, और ये भी उसी तरह से पाखंडियों का ही अभियान है। क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ लोगों का तो निकाला है, और भी लोगों का अगर पता करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से लोग हैं जो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन को के बचाव में उतारे गए हैं। इनमें एक जस्टिस आदर्श गोयल है, जो कि ऑल इंडिया अधिवक्ता परिषद के महासचिव रहे थे। अब ये जो परिषद है ये आरएसएस की है, आरएसएस की परिषद के महासचिव रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। और इन्होंने एससी एसटी एक्ट पर एक ऐसा फैसला दिया था जिसके बाद दलित संगठनों ने इन्हें आरएसएस का जज बताया था, आरएसएस के लिए, आरएसएस की विचारधारा वाला जज बताया था। इसी तरह से दूसरे जज हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता, जो कि विश्व हिंदू परिषद के जजों के सम्मेलन में शामिल हुए थे। और उन्होंने जब वहां कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो हिजाब केस में कर्नाटक के फैसले का समर्थन किया था। और उस समय इन महोदय पर, इन जज पर भी ये कहा, इनके बारे में कहा गया था कि ये आरएसएस के जज हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं। अगर आप पूरे 56 जजों का इतिहास खंगालेंगे, वर्तमान खंगालेंगे, उसके सत्तारूढ़ दल से संबंध तलाशेंगे, इनकी मानसिकता का अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं इस विरोध के प्रदर्शन के जरिए। टारगेट साफ है। देखिए, जो जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का मामला है, हम लोग ने एक दिन पहले ही डिस्कस किया है कि बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि जस्टिस स्वामीनाथन संघी जज है। बिल्कुल उसी लाइन पे उनके फैसले हैं। वो अपनी अदालत में भेदभाव करते हैं वकीलों को जाति के आधार पर। अल्पसंख्यकों के प्रति उनका नजरिया क्या है, आरएसएस की गतिविधियों में किस तरह से वो हिस्सा लेते रहे हैं। और उनके बयान भी इस ओर इशारा करते हैं कि भाई तुम वेदों की रक्षा करोगे तो वेद तुम्हारी रक्षा करेंगे।
इस तरह की बयानबाजी की है उन्होंने। एक लवण्या सुसाइड केस में उसको उन्होंने धर्मांतरण से जोड़ने की कोशिश की थी, जो सीबीआई जांच में साफ साफ झूठा साबित हुआ। तो ये सारे वकील यही कर रहे हैं कि चूंकि बीजेपी सरकार फंस गई है इस जस्टिस के जरिए, क्योंकि बीजेपी तमिलनाडु में ये राजनीति कर रही थी दीपम वाली, और उसमें बीजेपी की खुली सक्रियता थी, और इन जस्टिस स्वामीनाथन से उन्हें पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा था। अब वो एक्सपोज हो रहे हैं, और जब महाभियोग आ गया है, संसद में चर्चा होगी तो और एक्सपोज होगा वो जज। तो ये घबराहट है, और इसी घबराहट की वजह से देखिए ये राजनीतिक है। इसका एक और उदाहरण आज ही सामने आया है, और वो गृह मंत्री अमित शाह और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच का जो नोक झोंक है उसमें सामने आया है। अमित शाह कह रहे हैं उद्धव ठाकरे आपका ये हिंदुत्व कैसा है, आप जी इस महाभियोग के समर्थन में है। इसका मतलब है कि अमित शाह उनकी पार्टी मानती है कि जी.आर. स्वामीनाथन हिंदुत्व वाला जज है, और उद्धव ठाकरे को उसका साथ देना चाहिए। ये अब मतलब ये उनके अपने बयानात से साफ हो रहा है कि किस तरह से ये हिंदुत्व के बैकग्राउंड वाला आरएसएस का जज है, जो अब महाभियोग के द्वार पर खड़ा है। इसके पहले जस्टिस शेखर यादव की का एक्सपोज हो गया था। वो भी दो एक के बाद एक ऐसे जज आ गए हैं जिन पर महाभियोग चल रहा है, और एक ही कारण से, क्योंकि ये संघ के सहयोग, हिंदुत्ववाद, अल्पसंख्यक विरोध, दलित विरोधी मानसिकता, ये सारा मिक्सचर है। डर ये है इन जजों का भी, बीजेपी का, संघ का, सरकार का, कि ये तो सिलसिला शुरू हो रहा है। अब तो हर जगह जज ऐसे ही फंसेंगे, जो इस तरह के फैसले देंगे, जो इस तरह का व्यवहार करेंगे, और ऐसी जजों की भरमार है इस देश में। तो एक एक करके अगर ये महाभियोग वाला रास्ता, और चूंकि विपक्ष के पास एक नंबर आ गया है जिससे वो पुश कर सकता है, ठीक है महाभियोग पास नहीं होगा, गिर जाएगा, लेकिन महाभियोग से उस जज की जो एक्सपोज होगा, जो उसकी मानसिकता पूरे देश के सामने उभरेगी, उससे वो घबराई हुई है। क्योंकि फिर दूसरे जज चिंता करने लगेंगे कि कहीं मेरे खिलाफ ना अभी महाभियोग विपक्ष ले आए, तो वो अब डरेंगे इस तरह के फैसले देने से। तो एक पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है इसी मकसद से कि एक तो उन राजनीतिक दलों को डराया जाए, जुडिशरी में जो ऐसे लोग हैं उनका हौसला बनाए रखा जाए, और विपक्ष को कमजोर किया जाए। लेकिन बहुत साफ है अंकुर जी, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, आर पार दिख रहा है कि ये जज महोदय जो पूरी फहरिस्त आई है आरोपों की स्वामीनाथन के खिलाफ, वो बहुत सॉलिड है। वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी गई थी, जब जस्टिस गवई वहां पर सीजेआई थे, उनको भेजी गई थी। जैसे तो आप जो पूरा विस्तार से और किस प्रकार की राजनीति है, इसके लिए हमारी जो दर्शक हैं वो आपका पुराना वीडियो कल का बेबाक मुकेश वो देखेंगे तो ज्यादा गंभीरता से और पूरा विश्लेषण भी समझ पाएंगे। क्योंकि हम इसमें सवाल पे यहाँ पर मुकेश सर ये भी है कि जैसा कि चुनाव आयोग के मामले में भी 272 लोग उतर आए थे, 16 जज भी उसमें शामिल थे, इस बार भी जज उतर आए, उनकी भी कलई खुली, इनकी भी कलई खुलेगी, ये भी सबको पता है, आदमी कोई सीरियस लेता नहीं। तो फिर क्या उद्देश्य है, क्या पूरा क्या हो जाता है? ऐसा भी नहीं कि विपक्ष कमजोर हो जाता है आपके कुछ कहने से और वो आक्रामक हो जाता है, तो उतारते क्यों है इनको? नहीं, देखिए एक नैरेटिव को कमजोर करना, अपने नैरेटिव को मजबूत करना, अब ये लगातार लामबंदी की जा रही है। अपने पक्ष के ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों या जजेस हों या दूसरे जगह पर जो नामी गरामी लोग हैं, उनको जोड़कर एक ऐसी सेना तैयार की जाए जो विपक्ष के साथ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जजेस हैं, उनको डिफेंसिव कर दिया जाए कि अगर आप सवाल खड़े करेंगे, या विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो मानते हैं कि इस समय संवैधानिक संस्थाओं का ह्रास हो रहा है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी संवैधानिक संस्थाएं गिराई जा रही हैं,
और वो इंडिपेंडेंट लोग अगर अटैक करते हैं सरकार पर या सरकार से कोई मांग करते हैं, तो कैसे उस नैरेटिव को कमजोर कर दिया जाए, इरादा ये है। और धीरे धीरे ये लामबंदी कर रही है। अभी ये सिलसिला शुरू किया है बीजेपी ने, अभी और भी आपको इस तरह के समूह मिलेंगे जो समय समय पर इस तरह के बयान जारी करेंगे। तो एक मोर्चा और खोल दिया है बीजेपी ने, जो आमतौर पर अभी तक नहीं करता था, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे लोग भी नहीं थे, ऐसे लोग भी नहीं थे और अभी भी नहीं है जो बहुत क्रेडिबल हो, जिनकी सिविल सोसाइटी में कोई पहचान हो, जिनको लोग मानते हो कि ये निष्पक्ष है, ये सचमुच में चिंतित है इन संस्थाओं को लेकर या देश में जो अच्छा बुरा हो रहा है उसको लेकर। तो उन जजों की क्रेडिबिलिटी तो इनके पास है नहीं, लेकिन इनके पास शोर मचाने की ताकत है। ये जो गोदी मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उस सब के जरिए इसको ये बार बार रिपीट करके कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष के नैरेटिव को कमजोर करें। ठीक है, इस खबर से थोड़ा अलग सवाल है इसी खबर का। लगभग ये चर्चा चलती रहती कि आरएसएस के पास, अभी आपने कहा कि इनके पास कोई अच्छे लोग भी नहीं है कि जो सही से पढ़े लिखे में सवाल उठता है वो भी नहीं होते हैं। अब तो ज्यादातर जज भी होते हैं, बड़ा से बड़ा आदमी होता है, पढ़ा लिखा ऊंचे पदों पे होता है, कहते हैं आरएसएस का आदमी है, वो ऐसे काम करता है। तो अब तो ये तो मान सकते हैं कि आरएसएस के में भी अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, चाहे जो भी उनका लालच हो, जो भी चीज हो। पढ़ा लिखा होना एक बात है, जब मैं पढ़े लिखे होने की बात करता हूं तो उसमें एक बात कर पाए आरएसएस तो अमेरिका में भी। हाँ, आप बोलिए पहले। विवेक और बौद्धिकता की बात कर रहा हूं। आपने कानून की पढ़ाई की, आप जज की कुर्सी तक पहुंच गए, कई बार सिफारिशों से पहुंचे, कई बार करप्शन से पहुंचे, बहुत सारे जजेस इस तरह से पहुंच जाते हैं। लेकिन आप क्या संविधान को समझ रहे हैं? क्या आप न्याय जो कानून है उसके आधार पर न्याय कर रहे हैं? अगर वो समझदारी आपके अंदर नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर आप मनुस्मृति के आधार पर फैसले सुना रहे हैं, जैसे एक जज का आज ही मुझे विवरण मिला जिसमें वो मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं आदेश सुनाते हुए, तो ये बौद्धिकता नहीं है। न्याय इन 2500 साल में विकसित होकर कहां से कहां पहुंच गया, उसकी पूरी अवधारणाएं बदल गई हैं और उसकी समझदारी बदल गई है। लेकिन ये 2500 साल पहले वाले सोच के साथ चल रहे हैं। तो इन्हें, चूंकि इन्होंने कानून की पढ़ाई की, इसलिए पढ़े लिखे नहीं हो गए। पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर भी इसी तरह के मूर्ख होते हैं, उनके पास भी अकल नहीं होती है, वो इसी तरह से सोचते हैं। तो उन्हें पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता है। बुद्धिजीवी तो वो क्या, जो सतत चिंतन से अपने विचारों को लगातार निखारता रहता है, परिष्कृत करता रहता है, आधुनिक विचारों के समावेश से नई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नए सोच विकसित करता है। लेकिन ये तो जड़ बुद्धि है, इनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते पढ़े लिखे होने की। और जो मैंने पढ़े लिखे और प्रोमिनेंट लोगों की बात की, इनके पास ना कोई अच्छा साहित्यकार है, ना इनका कोई एक अच्छा पेंटर मिलेगा आपको, ना इनका कोई एक बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट मिलेगा। किसी भी एरिया में हिस्टोरियन भी नहीं मिलेगा। ये सब फर्जीवाड़े करके यहां तक पहुंचे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी तो उनकी भी नहीं है जो सत्ता में है। सवाल यह है कि शोर मचाकर आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, और यही इस देश की विडंबना भी है और दुर्भाग्य भी। बिल्कुल, अभी चर्चा थोड़ी दूसरी दिशा में जा रही थी, लेकिन बात वही है जो शुरुआत में बात कही मुकेश सर ने। अभी तक आपने अगर ये पूरी चर्चा सुन ली है तो मैं क्लोजिंग में कुछ एक्स्ट्रा अपने पॉइंट्स क्या जोड़ूं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.